आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी जिंदगी अपमान की गहराइयों से शुरू होकर एक राष्ट्र के निर्माण की ऊंचाइयों तक पहुंची। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिनका जन्म 1891 में महाराष्ट्र की महार जाति में हुआ था। एक ऐसा समाज जिसे उस वक्त की व्यवस्था ने अछूत करार दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक लड़का जिससे एक सार्वजनिक कुएं से पानी तक पीने नहीं दिया गया, वो आगे चलकर एक पूरे राष्ट्र के कानून की किताब लिख देता है? ये सवाल ही अपने आप में डॉक्टर अंबेडकर की पूरी कहानी है। चलिए इस असाधारण सफर को और करीब से जानते हैं। देखिए, उनकी उपलब्धियों के पहाड़ को समझने के लिए हमें पहले उस खाई को समझना होगा जिससे वो निकलकर आए थे। उनका बचपन उस जाति व्यवस्था की कड़वी सच्चाई का सामना करते हुए बीता, जहां हर मोड़ पर सिर्फ अपमान था। जरा तसव्वुर कीजिए उस बच्चे का जिसमें पढ़ने का जुनून तो है, लेकिन उसे अपनी क्लास के अंदर बैठने की इजाजत भी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जाति अलग थी। उसे दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जहां से वो बस दूसरों को पढ़ते हुए देख सकता था। और ये तो सोच से भी परे हैं। हुआ ये कि एक बार टीचर ने उन्हें ब्लैकबोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए बुलाया। बस इतनी सी बात पर क्लास के बाकी बच्चे चिल्लाने लगे, अपने अपने टिफिन बॉक्स उठाकर भागने लगे। उन्हें डर था कि कहीं भीमराव की परछाई उनके खाने को अपवित्र ना कर दे। प्यास लगना, पानी पीना, कितनी मामूली सी बात है ना? लेकिन उनके लिए ये भी एक गुनाह था। एक बार जब उन्होंने सिर्फ एक पब्लिक कुएं से पानी पी लिया, तो इस छोटी सी बात के लिए उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया। ये वो जख्म थे जो उनके मन पर हमेशा के लिए रह गए। एक और किस्सा सुनिए। एक बैलगाड़ी वाला उन्हें लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उससे बीच रास्ते में उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें फौरन गाड़ी से नीचे फेंक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, किराया भी 2 गुना मांगा और शर्त ये रखी कि अब बाकी का रास्ता वो खुद गाड़ी चला कर ले जाएंगे। इतने जख्मों के बाद कोई भी टूट सकता था, पर उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। एक ऐसा हथियार चुना जिसे उनसे कोई छीन नहीं सकता था, और वो हथियार था ज्ञान। शिक्षा ही अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा जरिया बनी। और फिर देखिए क्या हुआ। जिस लड़के को अपने ही देश में संस्कृत पढ़ने से रोका जा रहा था, उसने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इसमें एक बड़ा हाथ था बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें स्कॉलरशिप दी। और उसी के दम पर वो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्रियां लेकर आए। लेकिन विडंबना देखिए, बाहर की दुनिया उन्हें एक बेहतरीन स्कॉलर मान रही थी, पर जब वो इतनी डिग्रियां लेकर भारत लौटे और बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसी बड़ी पोस्ट पर लगे, तब भी कुछ नहीं बदला। ऑफिस का चपरासी तक फाइलें उन पर फेंक कर देता था, क्योंकि वो उन्हें छूना नहीं चाहता था। एक तरफ पूरी दुनिया सम्मान दे रही थी और दूसरी तरफ अपने ही देश में ऐसा सलूक। तो अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि ये जो ज्ञान उन्होंने हासिल किया है, इससे वो बदलाव लाएंगे। पर यह लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं थी, उन्हें अंदर से भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। एक तरफ वो समाज से लड़ रहे थे। 1927 में महार सत्याग्रह किया, पानी जैसी बुनियादी चीज के अधिकार के लिए। दलित महिलाओं को पूरी साड़ी पहनने का अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। और इन सब के बीच उनकी अपनी दुनिया उजड़ रही थी। बीमारी और गरीबी की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई और अपने 5 में से 4 बच्चों को खो दिया, पर वो रुके नहीं। उनका इरादा मजबूत था। अब ये लड़ाई सियासी मैदान में आ चुकी थी। उन्होंने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां दलित नेता सिर्फ दलित वोटों से चुने जाएं, ताकि उनकी आवाज मजबूती से रखी जा सके। लेकिन गांधी जी को लगा कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब सोचें, अंबेडकर के सामने कैसी दुविधा थी। एक तरफ उनके लोगों का भविष्य, दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। आखिरकार पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अलग वोटिंग के बदले दलितों के लिए ज्यादा आरक्षित सीटें तय की गईं। और फिर आता है वो पल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जिस इंसान से पानी पीने का हक छीना गया, अब वही इंसान पूरे देश के अधिकार लिखने वाला था। ये एक ऐसी बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। वो सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, एक जबरदस्त अर्थशास्त्री भी थे। असल में भारत का जो सेंट्रल बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर की ही एक किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दिए गए आइडियाज पर रखी गई थी। उनकी काबिलियत ऐसी थी कि हर कोई उनका लोहा मानता था। इसीलिए जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो गांधी जी के कहने पर नेहरू ने उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया, और इसके फौरन बाद उन्हें संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया।
और उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसने उस छुआछूत को ही गैरकानूनी बना दिया, जिसने उनका पूरा बचपन छीन लिया था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? उनकी विरासत हमें क्या सिखाती है? एक ही चीज, ज्ञान की ताकत। उनके लिए शिक्षा ही साधन है सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का मंत्र था। उनकी डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, वो अन्याय के खिलाफ उनके सबसे ताकतवर हथियार थे। तो सफर शुरू हुआ था एक बच्चे से जिसे क्लास के बाहर बिठाया गया, और खत्म यहां हुआ कि वही बच्चा उस देश का संविधान लिख रहा था, जिसकी आवाज को अपवित्र माना गया, वही करोड़ों बेजुबान लोगों की आवाज बना। शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली सारांश है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी हमें दिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा में कितनी ताकत है, और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे शक्तिशाली साधन क्या है। इस पर सोचना ज़रूर।